प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे प्रभु सत्ता के प्रकार। क्या? प्रभु सत्ता के प्रकार। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रभु सत्ता का विकास किस प्रकार से हुआ है, अब उस विकास के द्वारा ही यहाँ प्रभु सत्ता के विभिन्न रूप उभर कर सामने आते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता तो विकास के अंतर्गत ही प्रभु सत्ता के प्रकार आपको बतला सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपको ये वायदा किया है कि मैं प्रत्येक अवधारणा को इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रभु सत्ता के ऊपर हमारा चौथा लेक्चर है। प्रभु सत्ता के प्रकार अर्थात संप्रभुता के विभिन्न रूपों को हम 6 बिंदु के आधार पर समझाएंगे। और मैंने देखा है कि राजनीति विज्ञान से जो एमए पास आउट विद्यार्थी होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है कि प्रभु सत्ता के कितने प्रकार होते हैं। वो केवल संप्रभुता को एक प्रकार के रूप में ही लेते हैं, आंतरिक और बाहरी रूप में नहीं भाई। वास्तविक रूप में अगर संप्रभुता के प्रकार को आप नहीं समझे हैं तो फिर संप्रभुता की अवधारणा को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केवल प्रभु सत्ता के प्रकार या संप्रभुता के विभिन्न जो रूप हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, प्रभु सत्ता के प्रकार। अब यहां सबसे पहले मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है बेटा, इसलिए बनाया है कि इसके माध्यम से चूंकि हमको संप्रभुता की जो अवधारणा इसको समझने में सुविधा रहे। मैंने यहां नोट किया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है बेटा वो राज्य होता है। यस, और राज्य निर्माण के जो तत्व होते हैं आधुनिक समय में 4 माने जाते हैं। आधुनिक समय की बात कर रहा हूं, आधुनिक समय में 4 माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। और इसमें जो संप्रभुता होता है वह राज्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे मैंने नोट भी किया है, राज्य के 4 तत्वों में प्रमुख है, अर्थात वास्तविक रूप में जो संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य निर्माण के 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। फिर मैंने यहाँ 7 का संकेत दिया, इसका मतलब यह है कि हमारे भारत के अंतर्गत प्राचीन समय में, जैसे कि हमारे जो प्राचीन भारतीय विचारक थे मनु, कौटिल्य और शुक्र, और भी बहुत हैं, तो मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य निर्माण के 7 तत्व बतलाए हैं, जिनको कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है या राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और सप्तांग सिद्धांत के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप प्राचीन भारतीय विचारकों के अंतर्गत ये बात देख सकते हैं। यस, तो प्राचीन समय में राज्य के जो है 7 तत्व या अंग माने जाते थे, प्रकृति मानी जाती थी। ठीक है, जैसे स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, दंड या सेना और मित्र। तो ये 7 राज्य निर्माण के अंग तत्व प्रकृति माने जाते थे। आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक वास्तविक रूप में राज्य निर्माण का चौथा तत्व अर्थात संप्रभुता प्राप्त नहीं होगा तब तक उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक उसको देश या राष्ट्र कहा जा सकता है, समुदाय कहा जा सकता है, संगठन कहा जा सकता है, लेकिन राज्य नहीं कहा जा सकता। 1947 से पहले भारत वास्तविक रूप में एक राज्य नहीं था, देश तो था लेकिन राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। यस बेटा, राज्य की आत्मा होती है संप्रभुता। अगली बात है, प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है, अर्थात वास्तविक रूप में राज्य का अस्तित्व बिना प्रभु सत्ता के हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्य निर्माण के लिए 4 तत्व जरूरी होते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो डेफिनेटली प्रभु सत्ता, संप्रभुता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। हाँ, समुदाय, संगठन, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता का अस्तित्व बिना संप्रभुता के हो सकता है, लेकिन प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है और राज्य निर्माण के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना जाता है। यस बेटा, अब मैंने नोट किया 1947 मतलब 1947 से पहले वास्तविक रूप में भारत एक राज्य नहीं था। फिर मैंने यहाँ बेटा नोट किया है राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता। अब ध्यान देंगे, यहाँ राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। सर्वोच्च शक्ति ही, सर्वोच्च सुप्रीम पावर, स्टेट की जो सुप्रीम पावर होती है वो ही प्रभु सत्ता है। इसलिए मैं नोट किया राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। अब राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है तो वास्तविक रूप में ये प्रभु सत्ता, ये राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है ये कितने प्रकार की होती है, ये हम इसकी चर्चा करेंगे। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता है। मैंने यह नोट किया राज्य की सर्वोच्च शक्ति से मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता कहलाता है। फिर से नोट करेंगे राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता कहलाता है। बाकी प्रभु सत्ता का अर्थ और अभिप्राय के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। बेटा प्रभु सत्ता
का जब हम अध्ययन करते हैं, प्रभु सत्ता की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, तो प्रभु सत्ता के संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एकत्ववादी, अनेकवादी। मतलब एकत्ववादी वास्तविक रूप में राज्य को ही सब कुछ मानता है, जबकि अनेकवादी या बहुलवादी राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों को भी स्थान देते हैं। तो एकत्ववादी और दूसरा है अनेकवादी या बहुलवादी। ठीक है, ये बात आप नोट करेंगे। इसके बाद में लेंगे हम प्रभु सत्ता के विभिन्न रूप। अब मूल जो हमारा लेक्चर है वो आज प्रभु सत्ता के विभिन्न प्रकार पर होगा, जिसमें बेटा सबसे पहला जो प्रकार है वह है नाम मात्र तथा वास्तविक प्रभु सत्ता। अर्थात सबसे पहला प्रकार होता है नाम मात्र की प्रभु सत्ता तथा वास्तविक प्रभु सत्ता। बेटा ये जो नाम मात्र की तथा वास्तविक प्रभु सत्ता है, ये ब्रिटेन, भारत, जापान, फ्रांस आदि राज्यों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मैं आपको ब्रिटेन और भारत का उदाहरण देकर समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि नाम मात्र की प्रभु सत्ता किसको कहते हैं। देखो, नाम मात्र की प्रभु सत्ता उसको कहते हैं जब सैद्धांतिक रूप में जब सैद्धांतिक रूप में किसी को शक्ति सुपुर्द की जाती है, किसी व्यक्ति विशेष को, संस्था विशेष को सैद्धांतिक रूप में शक्ति दी जाती है, तो वह नाम मात्र की होती है। लेकिन व्यवहार में जिस संस्था या व्यक्ति के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो वास्तविक प्रभु सत्ता होती है। जैसा कि मैं आपको ब्रिटेन का उदाहरण दूं, ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में, चूंकि वैसे ब्रिटेन संस्थात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता है, ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों की जननी है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का जो है जन्म हुआ है, ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जन्म हुआ है। मतलब मूल रूप में कहेंगे कि ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों की जननी है। ब्रिटेन का संविधान समझना हो तो मैंने ब्रिटेन का संविधान अपलोड कर रखा है, आप लिस्ट में देख सकते हैं ब्रिटिश संविधान में। अब ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संस्थात्मक शासन प्रणाली निश्चित रूप में दो प्रधान होते हैं, जिसमें से एक प्रधान होता है नाम मात्र का प्रधान, दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत नाम मात्र का प्रधान राजा या रानी होता है और वास्तविक प्रधान वहां पर प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत जो शक्ति दी गई है वह किसको दी गई? राजा को, क्योंकि वहां पर सभी जो कार्य किए जाते राजा के नाम पर किए जाते हैं। जैसे महामहिम की सरकार न्यायपालिका कोई फैसला सुनाती है तो कहा जाता है महामहिम का फैसला। मतलब वास्तविक रूप में वहां पर जो है, जो सैद्धांतिक रूप में शक्ति दी गई है वो राजा को दी गई है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यवहार में राजा के पास आज कोई शक्ति है नहीं। व्यवहार में वहां पर शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और राजा के बारे में कहा भी जाता है, ब्रिटेन के अंदर क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा स्वयं शून्य है। अर्थात ब्रिटेन का राजा रहता सोने के महल में है, लेकिन वह महल राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से, पॉलिटिकल पावर की दृष्टि से बिल्कुल खाली है, शून्य है। अर्थात आज वास्तविक रूप में राजा के हाथ में कोई किसी प्रकार कोई शक्ति नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजा होता है, लगभग बेटा 325 वर्ष हो गए, अभी तक वहां राजा ने एक बार भी वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अब ब्रिटेन में परंपरा बन गई कि राजा कभी भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर कोई निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये परंपरा बन गई। तो डेफिनेटली ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजा है वो नाममात्र का प्रधान है, जबकि जो प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल है वो वास्तविक प्रभु सत्ता के अंतर्गत आते हैं। भारत के अंतर्गत ये स्थिति है। भारत के अंतर्गत भी संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पर भी दो प्रधान है, एक नाममात्र का प्रधान, दूसरा वास्तविक प्रधान है। नाममात्र का प्रधान कौन है? हमारा भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई, जबकि व्यवहार में शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए बेटा भारत के अंतर्गत में वास्तविक रूप में जो नाम मात्र का प्रधान संप्रभु होता है वो राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक जो प्रभु सत्ता होती है वो किस में नीत होती है? मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री में, और संसद की भी चर्चा इसके अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां मैंने नोट भी कर दिया है सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में। मतलब सैद्धांतिक रूप में जिसको शक्ति दी जाती है वो नाममात्र का प्रधान होता है, व्यवहार में जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो वास्तविक प्रभु सत्ता के अंतर्गत आता है। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत राजा नाममात्र का संप्रभु है, जबकि ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, वो वास्तविक प्रभु सत्ता के अंतर्गत आता है। भारत की बात है तो भारत में भी जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र की प्रभु सत्ता में आता है, जबकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित वो वास्तविक प्रभु सत्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, अब अगली बात लेते हैं। यहां पर जो मूल बात है वो ये है कि केवल रूप व स्थिति का अंतर है। मतलब जो नाममात्र की प्रभु सत्ता तथा वास्तविक प्रभु सत्ता, इसमें केवल रूप व स्थिति का अंतर है। केवल रूप व स्थिति का अंतर है, बस। स्थिति आपके सामने, ये शक्ति का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप में शक्ति दी गई है किसको? ब्रिटेन में राजा को, भारत में राष्ट्रपति को, लेकिन व्यवहार में प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री करता है। तो ये केवल रूप व स्थिति का अंतर है। अब मैं ब्रिटेन का थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, ध्यान देंगे। ब्रिटेन में वास्तविक रूप में 16वीं शताब्दी के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र था। उसके बाद में 1688 में गौरवमयी क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं जिसको, गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और इस क्रांति के द्वारा वहां पर सीमित राजतंत्र की स्थापना कर दी गई है। अर्थात आज वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहां पर ब्रिटेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिनियम
पारित किए गए हैं, जिसके आधार पर धीरे धीरे राजा की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया गया है और आज राजा वास्तविक रूप में नाम मात्र का प्रधान मात्र रह गया। क्या? नाम मात्र का प्रधान मात्र बन के रह गया, उसके पास कोई शक्ति नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो राजा है केवल स्वर्णिम शून्य मात्र, मतलब राजा रहता सोने के महल में, लेकिन राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से वो महल बिल्कुल खाली है, पॉलिटिकल पावर की दृष्टि से बिल्कुल शून्य है, खाली है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप नाम मात्र की प्रभुसत्ता और वास्तविक प्रभुसत्ता को ठीक से समझ गए होंगे। बाकी मैंने ब्रिटेन और भारत का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जापान, फ्रांस आदि राज्यों में भी नाम मात्र की तथा वास्तविक प्रभुसत्ता आपको दिखाई देगी। और मैं इसका एक फॉर्मूला देना चाह रहा हूं कि जहां कहीं भी संस्थात्मक शासन प्रणाली होती है, चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वहां पर वास्तविक रूप में दो प्रकार की प्रभुसत्ता पाई जाएगी, नाम मात्र की और वास्तविक। क्यों? क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में निश्चित रूप में कार्यपालिका के दो प्रमुख होंगे, कार्यपालिका विभक्त होगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होगी। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वास्तविक रूप में नाम मात्र की संप्रभुता कहलाती है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो वास्तविक प्रभुसत्ता कहलाता है। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली निश्चित रूप में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, जैसे ब्रिटेन में दो प्रधान है, राजा है और प्रधानमंत्री। तो राजा नाम मात्र का, प्रधानमंत्री वास्तविक संप्रभु है। भारत में भी दो ही प्रधान है, क्योंकि भारत में भी संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो नाम मात्र का प्रधान भारत में राष्ट्रपति है, जबकि जो है वास्तविक प्रभुसत्ता किसके हाथ में? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष है वो नाम मात्र का। राज्याध्यक्ष किसे कहते हैं भारत में? राष्ट्रपति को। और शासनाध्यक्ष किसे कहते हैं भारत में? प्रधानमंत्री को। इसे सरकार का अध्यक्ष भी कहते हैं, शासन अध्यक्ष सरकार का अध्यक्ष भी कहते हैं। तो सरकार का अध्यक्ष कौन है भारत में? प्रधानमंत्री है। तो जो प्रधानमंत्री है इसको वास्तविक रूप में हम वास्तविक प्रभुसत्ता के अंतर्गत लाएंगे, जबकि राष्ट्रपति को नाम मात्र की प्रभुसत्ता के अंतर्गत लाएंगे। बाकी इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं मानता हूं कि यहां तक आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। दूसरा प्रकार लेते हैं वैधानिक प्रभुसत्ता तथा व्यवहारिक प्रभुसत्ता। नोट करें बेटा, वैधानिक तथा व्यवहारिक प्रभुसत्ता। वैधानिक मतलब कानूनी, वैधानिक तथा व्यवहारिक प्रभुसत्ता। देखिएगा बेटा, वैधानिक प्रभुसत्ता वास्तविक रूप में उस शक्ति को कहते हैं जिसे राज्य के संविधान से मान्यता प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक प्रभुसत्ता उस शक्ति को कहते हैं, यहां ये बात है राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभुसत्ता है। तो वैधानिक प्रभुसत्ता उस शक्ति को कहते हैं जिसे राज्य के संविधान से मान्यता प्राप्त होती है। मतलब वास्तविक रूप में जो वैधानिक संप्रभु होता है वो होता है जिसे वास्तविक रूप में राज्य के संविधान न्यायालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और व्यावहारिक प्रभुसत्ता वास्तविक रूप में उसे कहते हैं जो व्यक्ति या संस्था अपने बल पर प्राप्त करे। मतलब यहां हम ये कहेंगे कि जो वैधानिक संप्रभुता होती है वो तो संविधान के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष को दी जाती है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक प्रभुसत्ता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने बल पर सत्ता प्राप्त करे, अपने बल पर सत्ता प्राप्त करे। क्या कहा मैंने? अपने बल पर सत्ता प्राप्त करे, तो उसको कहते हैं व्यवहारिक प्रभुसत्ता। मान लीजिएगा किसी देश में आंतरिक क्रांति हो जाती है, ऐसी स्थिति में सत्ता को बदल दिया जाता है, तख्ता पलट घटना हो जाती है, या किसी विदेशी आक्रमण के द्वारा किसी राष्ट्र राज्य के ऊपर वास्तविक रूप में आधिपत्य जमा दिया जाता है, तो वहां पर जो प्रभुसत्ता होती है व्यक्ति या संस्था अपने बल पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान देंगे, वैधानिक प्रभुसत्ता उस शक्ति को कहते हैं जिसे राज्य के संविधान से मान्यता प्राप्त होती है, और व्यावहारिक प्रभुसत्ता उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति या संस्था अपने बल पर सत्ता को प्राप्त करते हैं, संविधान के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है। और तीसरा है आंतरिक तथा बाहरी प्रभुसत्ता। बेटा ध्यान देंगे, आंतरिक तथा बाहरी प्रभुसत्ता। वास्तविक रूप में संप्रभुता का ये तीसरा प्रकार बिल्कुल इजी है, आंतरिक तथा बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि राज्य आंतरिक रूप में मतलब अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार के कैसे भी कानून बना सकता है। सभी व्यक्तियों को, समुदायों को, संगठनों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। मतलब आंतरिक सर्वश्रेष्ठता, मतलब हम ये कहेंगे कि आंतरिक प्रभुसत्ता के अंतर्गत जो प्रभुसत्ता होती है वह आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च होती है। मतलब राज्य को चुनौती देने वाला और कोई संस्था या संगठन नहीं होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राज्य ही अपने आप में सर्वोच्च होगा आंतरिक रूप में, मतलब राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक रूप में राज्य ही क्या होगा?
सर्वोच्च होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए वास्तविक रूप में आंतरिक प्रभुसत्ता उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप में जो राज्य होता है वो आंतरिक सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है या आंतरिक रूप में सर्वोच्च होता है। मतलब आंतरिक रूप में किसी प्रकार के कैसे भी कानून बना सकता है, उसके कानूनों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात कही। हालांकि ये बात यदि देखा जाए तो केवल सैद्धांतिक व्यवहार में कोई भी संप्रभु ऐसा आदेश नहीं दे सकता जिससे कि जनता का हित हो, लेकिन बात इसकी आ रही है आंतरिक प्रभु सत्ता की। और उसके बाद में बाहरी प्रभु सत्ता, फिर लिखा और बाहरी प्रभु सत्ता राज्य की बाहरी स्वतंत्रता है। अर्थात वास्तविक रूप में बाहरी प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि जब एक जो राज्य होता है वो अपनी विदेश नीति तय करता है, तो विदेश नीति तय करते समय वह किसी भी अन्य राष्ट्र राज्य की अधीनता में नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में अपनी विदेश नीति तय करता है। मतलब बाहरी रूप में जब एक राष्ट्र राज्य किसी अन्य राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होता है, बल्कि जो राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करता है वह स्वतंत्र रूप में अपनी विदेश नीति तय करता है, तो इसका मतलब वह बाहरी रूप में किसी विदेशी ताकत या अन्य जो राष्ट्र राज्य है उनके अधीन नहीं है, बाहरी रूप में स्वतंत्र है। तो वास्तविक रूप में बाहरी प्रभु सत्ता का मतलब होगा कि बाहरी प्रभु सत्ता राज्य की बाहरी स्वतंत्रता है। मतलब बाहरी रूप में जो राज्य होगा स्वतंत्र होगा, किसी अन्य राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होगा। कोई भी संधि या समझौता करता है किसी राष्ट्र राज्य के साथ तो किसी भी राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होगा, अधीनता में नहीं होगा, दबाव में नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र रूप में अपनी विदेश नीति तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत अपनी विदेश नीति तय करता है तो क्या किसी देश के अधीन होकर के अपनी विदेश नीति तय करते हैं हम? नहीं। क्या हम किसी देश से संधि और समझौता करते हैं तो क्या किसी की अधीनता में दबाव में आकर के करते हैं? हरगिज नहीं। क्या? क्योंकि हम संप्रभु हैं, इसलिए हम आंतरिक रूप में सर्वोच्च हैं और बाहरी रूप में हम स्वतंत्र हैं। बाहरी रूप में हम किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार की संधि और समझौता कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्र राज्य की अधीनता में नहीं है, हम किसी के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति तय नहीं करते। इसे कहते हैं बाहरी प्रभुसत्ता। यस। चौथा है कानूनी प्रभुसत्ता। बेटा ध्यान देंगे, कानूनी प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि राज्य कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। ध्यान देंगे बेटा, वास्तविक रूप में राज्य कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। क्योंकि राज्य निर्माण के चार तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किसमें होती है बेटा? सरकार में होती है। सरकार की तीन अंग होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो डेफिनेटली राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, तो कानून सरकार बनाएगी, निश्चित है ये बात। तो राज्य कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति है, ये तो स्पष्ट है। अब चूंकि यहां पर संविधान और न्यायालय द्वारा ये जो संप्रभुता होती है वो मान्य होती है, अर्थात कानूनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये प्रभुसत्ता होती है, राज्य कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था होती है या सरकार के द्वारा, क्योंकि राज्य की इच्छा का व्यक्ति सरकार में तो होगी, राज्य तो अपने आप में मूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है, तो डेफिनेटली सरकार ही तो कानून बनाएगी। तो यह वास्तविक रूप में सरकार जो होती है उसको संविधान और न्यायालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये नहीं है कि इन्होंने मतलब जो है सत्ता की छीना झपटी की है, नो, यहाँ पर संविधान और न्यायालय के द्वारा इस कानूनी प्रभुसत्ता को मान्यता प्राप्त होती है। मतलब जब किसी के देश के अंतर्गत प्रभुसत्ता जो होती है उसको संविधान और न्यायालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसको कानूनी प्रभुसत्ता की संज्ञा दी जाती है। जैसे बेटा इंग्लैंड में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु है, बेटा नोट करेंगे। जैसे ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ सम्राट सहित संसद अर्थात संविधान के द्वारा वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया। हालांकि वहां का संविधान है, लिखित है, संवैधानिक परंपराओं के द्वारा ब्रिटिश राज व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ब्रिटिश संविधान को समझना हो, परंपराओं को समझना हो तो आप ब्रिटिश संविधान की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर मैंने सारी बातें अपलोड कर रखी है। यहाँ पर मैं यदि सारी बातें लेता हूं तो वीडियो लंबी बन जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है बेटा। आप जैसे अगर भारत की बात आती है तो भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो वो किस में आते हैं? कानूनी प्रभुसत्ता में तो आती है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही तो मान्यता दी गई है, डेफिनेटली दी गई है। अब बेटा यहां मैंने लिखा है जॉन ऑस्टिन ने इसे ही एकमात्र तथा सही रूप कहा है। अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा, मतलब जॉन ऑस्टिन ने, जिन्होंने कि संप्रभुता का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध सिद्धांत दिया है जिसे कि कानूनी प्रभुसत्ता कहा जाता है। तो जॉन ऑस्टिन ने वास्तविक रूप में कानूनी प्रभुसत्ता को ही एकमात्र तथा सही रूप का है, मतलब प्रभुसत्ता का जो एकमात्र सही रूप है, सही प्रकार है, वो केवल कानूनी प्रभुसत्ता को माना है। किसने? जॉन ऑस्टिन ने। इसलिए यहां मैं जॉन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा व्यापक रूप में चर्चा करूंगा। वैसे मैं जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के ऊपर अलग से भी लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन यहां कुछ संकेत में जरूर दूंगा। यहां गिलक्राइस्ट कह रहे हैं कि कानूनी प्रभुसत्ता वह सत्ता है
जो कानून द्वारा अंतिम आदेश देने की क्षमता रखती है। नोट करें बेटा, यहाँ पर गिलक्रास्ट कह रहे कानूनी प्रभु सत्ता वह सत्ता है जो कानून द्वारा अंतिम आदेश देने की क्षमता रखती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता सिद्धांत को अपनाया गया, तो ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे जिस विषय पर किसी प्रकार का कैसा भी कानून बना सकती है। यहां तक कि वहां की न्यायपालिका भी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध अमान्य घोषित नहीं कर सकती है। भारत के अंतर्गत संसद कानून बनाती है, अगर संविधान के अनुरूप कानून नहीं है तो यहाँ पर न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो ये डिफरेंस तो है, लेकिन डेफिनेटली ये बात कही जा सकती है कि कानूनी प्रभु सत्ता वह सत्ता है जो कानून द्वारा अंतिम आदेश देने की क्षमता रखती है। मतलब यह वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा जो ये कानूनी प्रभु सत्ता होती है इसको मान्यता प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है तो डेफिनेटली संविधान के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है बेटा। और इसके बाद में महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो ये कानूनी प्रभु सत्ता होती है इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि कानूनी प्रभु सत्ता को थोड़ा डिटेल्स लेंगे हम। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1 तो कानूनी प्रभु सत्ता निश्चित होती है। क्यों होती है निश्चित? क्योंकि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो डेफिनेटली संविधान के अकॉर्डिंग ही तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कार्य करना है। यस, तो कानूनी प्रभु सत्ता निश्चित होती है। कानूनी प्रभु सत्ता व्यक्ति अथवा संस्था में निहित होती है। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है वह किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था में निहित होती है। संस्था की बात आती है, जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत संसद के अंतर्गत निहित है, संसद की संप्रभुता सिद्धांत को अपनाया गया है, तो निश्चित रूप में व्यक्ति अथवा संस्था में निहित होती है। 2 विशेषताओं में तीसरा है संविधान तथा न्यायालय इसे स्वीकार करते हैं, अर्थात इसको मान्यता देते हैं। मतलब कानूनी प्रभु सत्ता को संविधान तथा न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको मान्यता दी जाती है। अगली विशेषता आंतरिक तथा बाहरी रूप में। ध्यान देंगे, आंतरिक तथा बाहरी रूप में मतलब जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है आंतरिक तथा बाहरी रूप में संपूर्ण, सर्वोच्च, स्थायी तथा असीमित होती है। मतलब वास्तविक रूप में जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है आंतरिक तथा बाहरी रूप में संपूर्ण, सर्वोच्च, स्थायी तथा असीमित होती है। ये आपको नोट करना है। बाकी मैंने ये जो संपूर्ण, सर्वोच्च, स्थायी, असीमित है ये प्रभु सत्ता के लक्षण में आपको समझा दिए हैं। अगली विशेषता बनती है कि राज्य की इच्छा को व्यक्त कर सकती है। मतलब वास्तविक रूप में जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है इसी के माध्यम से राज्य की इच्छा व्यक्त होती है, इसलिए ये जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है राज्य की इच्छा को व्यक्त कर सकती है। और अगली विशेषता है पालन करने पर दंड नहीं, पालन न करने पर। ध्यान देंगे यहाँ पर पालन न करने पर क्या? पालन न करने पर मतलब कानूनी प्रभु सत्ता के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जैसे भारत में संसद के द्वारा, ब्रिटेन में संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है तो उस कानूनों का यदि पालन नहीं किया जाएगा डेफिनेटली दंड की व्यवस्था की गई है। तो आप कहेंगे कि कानूनी प्रभु सत्ता का यदि पालन नहीं किया जाएगा तो दंड दिया जाएगा, डेफिनेटली दिया जाएगा। तो ये जॉन ऑस्टिन ने जो ये अपना कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है इसी को इन्होंने एकमात्र मतलब जो है प्रभु सत्ता का सही रूप माना है। ठीक है। इसके बाद में अगला है व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर सकती है और वापस भी ले सकती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कानूनी प्रभु सत्ता वास्तविक रूप में व्यक्तियों को अधिकार प्रदान कर सकती है, अधिकार दे सकती है और इन अधिकारों को वापस भी ले सकती है। कौन? कानूनी प्रभु सत्ता। तो ये जो कानूनी प्रभु सत्ता है इसकी कुछ विशेषताएं मैंने नोट कर दी, इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए कानूनी प्रभु सत्ता के कुछ लक्षण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में लेते हैं हम 5वां राजनीतिक प्रभु सत्ता। बेटा ध्यान देंगे, राजनीतिक प्रभु सत्ता वास्तविक रूप में कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे एक अन्य शक्ति का प्रभाव रहता है। अब ध्यान देंगे क्या कि कानूनी जो ये कानूनी प्रभु सत्ता होती है इस कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे एक अन्य शक्ति का प्रभाव रहता है। मतलब यहाँ जो संविधान के द्वारा वास्तविक रूप में इस कानूनी प्रभु सत्ता को मान्यता दी गई है। फॉर एग्जांपल, संसद को ब्रिटेन के अंतर्गत सर्वोच्च माना गया है, या संविधान की बात करें हम तो ठीक है वहां का जो संविधान है अलिखित है, लेकिन फिर भी वहां पर ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो वास्तविक रूप में कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे एक अन्य शक्ति का प्रभाव रहता है जिसे राजनीतिक प्रभु सत्ता कहते हैं। अर्थात जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है वास्तविक रूप में ये तो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में देखो जो राज्य होता है उसकी इच्छा का व्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है वह किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रभु सत्ता से प्रभावित होती है। तो आप नोट करें कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे एक अन्य शक्ति का प्रभाव रहता है जिसे राजनीतिक प्रभु सत्ता कहते हैं। जैसे निर्वाचक मंडल, आप सब जानते हैं निर्वाचक मंडल, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, जनमत, सामान्य इच्छा। ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो ने दिया है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में जो ये सामान्य इच्छा की बात आती है
सामान्य इच्छा की बात आती है तो वास्तविक रूप में ये देखेंगे तो हम लोकप्रिय प्रभु सत्ता के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी जो सामान्य इच्छा होती है, जनता की जो सामान्य इच्छा होती है, उससे जो ये कानूनी प्रभु सत्ता होती है प्रभावित होती है और समुदायों का भी प्रभाव होता है, अर्थात समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं उनका भी प्रभाव होता है। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ राजनीतिक प्रभु सत्ता का मतलब क्या है? कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे एक अन्य शक्ति का प्रभाव रहता है जिसे राजनीतिक प्रभु सत्ता कहते हैं, जैसे निर्वाचक मंडल, राजनीतिक दल, जनमत, सामान्य इच्छा और समुदायों का प्रभाव रहता है। डेफिनेटली राजनीतिक दल, जनमत, निर्वाचक मंडल और विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं वो वास्तविक रूप में कानूनी प्रभु सत्ता को प्रभावित करते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वो किसी न किसी रूप में कानूनी प्रभु सत्ता को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों ही संस्थाओं को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते ही करते हैं। ठीक है बेटा। अब मैंने यहां पर नोट किया है कि सर्वप्रथम जो ये राजनीतिक प्रभु सत्ता है, सर्वप्रथम जॉन लॉक ने राजनीतिक प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है, अर्थात राजनीतिक प्रभु सत्ता को देने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान है कौन है? जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जॉन लॉक के ऊपर मैंने काफी लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। इसके बाद में अगली बात लेते हैं। यहां पर गिलक्रास्ट कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो राजनीतिक प्रभु सत्ता है वह वास्तविक रूप में क्या जो ये राजनीतिक प्रभु सत्ता है वह कानूनी प्रभु सत्ता के ऊपर समस्त प्रभावों का योग है, अर्थात कानूनी प्रभु सत्ता के ऊपर जिन जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है वो सब राजनीतिक प्रभु सत्ता में आते हैं, जिसमें जैसे निर्वाचक मंडल, राजनीतिक दल, जनमत, सामान्य इच्छा और समुदायों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये बात गिलक्रास्ट ने कही है, तो आप लिखेंगे वह समस्त प्रभावों से प्रभावित होती है। मतलब कानूनी प्रभु सत्ता वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रभु सत्ता के द्वारा प्रभावित होती है और राजनीतिक प्रभु सत्ता के अंतर्गत जिन भी तत्वों के द्वारा प्रभाव डाला जाता है उन सभी तत्वों को राजनीतिक प्रभु सत्ता के अंतर्गत लिया जाता है, जैसे निर्वाचक मंडल, राजनीतिक दल, जनमत, सामान्य इच्छा और समुदाय का प्रभाव, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह भी इसमें ले सकते हैं, दबाव समूह की चर्चा इसमें आप कर सकते हैं। और फिर इसके बारे में डायसी कह रहे हैं कि उस संप्रभु के पीछे जिसे वकील मान्यता देता है एक दूसरी सत्ता होती है जिसके आगे कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। ध्यान देंगे, दास क्या करें कि उस संप्रभु के पीछे जिसे वकील मान्यता देता है एक दूसरी सत्ता होती है जिसके आगे कानूनी संप्रभु को भी झुकना पड़ता है। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रभु सत्ता के सामने कानूनी प्रभु सत्ता को भी झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि डेफिनेटली राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल, जनमत, अरे भाई सीधी सी बात है, जनता के विपरीत कोई कानून बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए डाइस ने जो कहा बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल अपने जो विचार दिए हैं सही है, सत्य है, कटु सत्य है। राजनीतिक प्रभु सत्ता कानूनी प्रभु सत्ता को प्रभावित करती है, कानूनी प्रभु सत्ता राजनीतिक प्रभु सत्ता से प्रभावित होती है। बेटा इसके बाद में छठा प्रकार है लोकप्रिय प्रभु सत्ता। अब लोकप्रिय प्रभु सत्ता नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि जनता की जो शक्ति होती है, मतलब अंतिम रूप में जनता ही शक्तिशाली होती है, अंतिम रूप में जनता के हाथों में ही शक्ति होती है, इसलिए जनता की शक्ति को ही लोकप्रिय प्रभु सत्ता कहा जाता है। नोट करेंगे, मैंने यहां नोट भी किया, जनता की शक्ति को ही लोकप्रिय प्रभु सत्ता कहा जाता है। अब लोकप्रिय प्रभु सत्ता का वास्तविक रूप में सर्वप्रथम जीन जैक्स रूसो के द्वारा इसकी चर्चा की गई थी। तो आप नोट करेंगे, सर्वप्रथम जीन जैक्स रूसो के द्वारा लोकप्रिय प्रभु सत्ता की चर्चा की गई थी। किसके द्वारा? जीन जैक्स रूसो के द्वारा, क्योंकि रूसो ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि जैसे एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन देता है तो गुलाम हो जाता है। इसका मतलब ये कि जीन जैक्स रूसो वास्तविक रूप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक है। ठीक है, और ये जनता को ही सर्वोच्च मानते हैं। मतलब अंतिम रूप में इनका कहना यह है कि जनता ही सर्वोच्च, जनता ही अंतिम रूप में संप्रभु है, इसीलिए इसे लोकप्रिय प्रभु सत्ता कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। राजनीतिक प्रभु सत्ता का विकसित रूप लोकप्रिय प्रभु सत्ता है। नोट करेंगे आप, राजनीतिक प्रभु सत्ता का विकसित रूप ही लोकप्रिय प्रभु सत्ता है। अब चूंकि निर्वाचक मंडल राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल होते हैं वास्तविक रूप में इनका जो विकसित रूप होता है
क्योंकि इनके माध्यम से फिर ठीक है, जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कर रहे थे, लेकिन छोटे राष्ट्र राज्य में लागू हो सकता है, बड़े राष्ट्र राज्य में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज दुनिया के अंतर्गत स्विट्जरलैंड की बात अलग है, वहां अभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद है, बाकी पूरी दुनिया के अंतर्गत अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है, जिसे कि प्रतिनिधित्वात्मक या प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली की संज्ञा भी दी जाती है। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुन देती है और प्रतिनिधियों के द्वारा फिर कानून बनाए जाते हैं। तो हम ये कहें कि अंतिम रूप में जो संप्रभु होती है जनता होती है, क्योंकि प्रतिनिधि को चुनने वाली जनता ही होती है और जनता के अनुरूप यदि कानून ही बनाए जाते हैं तो जो भी कार्यकाल होता है, जैसे भारत की बात आती है 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष बाद में जब जनता के सामने ये आएंगे विधायक सांसद, तो जनता उनको अस्वीकार कर देगी, स्वीकार नहीं करेगी। तो अंतिम रूप में जो संप्रभु होता है वो कौन होता है? जनता होती है। इसलिए जीन जैक्स रूसो ने सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जिक्र किया है। तो आप नोट करेंगे, राजनीतिक प्रभुसत्ता का विकसित रूप ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सीधा अर्थ होता है जनता की शक्ति, मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता का आशय होता है क्या? जनता की शक्ति। इसके बाद में डॉक्टर आशीर्वादन कह रहे हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता जनता के हाथों में रहती है। डॉक्टर आशीर्वादन क्या कह रहे हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत ये कह रहा है कि अंतिम रूप में जो सत्ता का वास होगा वो किसमें होगा? जनता में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, संविधान प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना स्पष्ट रूप में लिखा है हम भारत के लोग, तो मतलब अंतिम रूप में संप्रभु किसको माना गया? जनता को माना गया। तो जैसे जैसे वास्तविक रूप में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होता गया, जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है, वैसे वैसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विकास होता चला गया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है आगे, ये गिलक्राइस्ट है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि वास्तविक रूप में जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है वह किसी व्यक्तिगत शासक में या किसी वर्ग की अपेक्षा लोगों की शक्ति है। मतलब जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है वह किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत, या हम कहें किसी व्यक्ति विशेष, शासक विशेष, संस्था विशेष, वर्ग विशेष की अपेक्षा लोगों की शक्ति है। तो नोट करेंगे आप, गिलक्राइस्ट में शॉर्ट में लिखा है गिलक्राइस्ट, पूरा नाम लिखेंगे गिलक्राइस्ट कह रहे हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता वास्तविक रूप में किसी व्यक्तिगत शासक या वर्ग की अपेक्षा लोगों की शक्ति है। फिर से बोल रहा हूं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता व्यक्तिगत शासक या वर्ग की अपेक्षा लोगों की शक्ति है। मतलब ये अंतिम रूप में हम कहें तो जनता की शक्ति है, किसी व्यक्तिगत शासक की, किसी वर्ग विशेष की सत्ता नहीं है, बल्कि ये तो लोगों की शक्ति है। और यहां कहा गया है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभुसत्ता है। तो वास्तविक रूप में जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है उसका वास यहां कहां होगा? जनता में होगा। अब जनता में होगा तो इसलिए इसको लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा। तो ये होगा प्रभुसत्ता के प्रकार। यहां मैंने 6 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाया है। ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता वास्तविक रूप में सर्वप्रथम जॉन लॉक के द्वारा इसकी चर्चा की गई है, और जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता इसकी चर्चा सर्वप्रथम जीन जैक्स रूसो के द्वारा की गई है। जीन जैक्स रूसो के ऊपर भी मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत, मतलब जॉन लॉक और रूसो और इसी के साथ में हॉब्स लॉक रूसो तीनों ही संविधावादी, अनुबंधवादी, समझौतावादी विचारक हैं। तो तीनों के तीनों जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, ये मैंने अपलोड कर दिए। आप लिस्ट में देखेंगे किसमें? पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्रभुसत्ता के प्रकार को ठीक से समझ गए होंगे, और जब तक आप प्रभुसत्ता के प्रकार को नहीं समझेंगे तब तक संप्रभुता की अवधारणा स्पष्ट रूप में आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने प्रभुसत्ता के जो विभिन्न रूप है, प्रकार हैं, इसके ऊपर अलग से लेक्चर तैयार करके और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्रभुसत्ता के जितने भी प्रकार मैंने आपको बताए हैं आप ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।